स्पॉइलर है आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म 1942 में शुरू होती है। पर्ल हार्बर में जो कुछ हुआ उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना जवाबी कार्रवाई में जापान पर हमला करने की तैयारी कर रही है। 16 जनवरी को पायलट और प्रमुख हैरोल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी पिस्टुला और रेडियो को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में टारपीडो बमवर्षक और लड़ाकू विमान भेज रही है। मैन जीन एल्ड्रिच एक गश्ती मिशन पर हैं। एक बिंदु पर वे दूसरे विमान से अलग हो जाते हैं और गश्ती मिशन के दौरान अपने बियरिंग्स को ठीक करने में असमर्थ होते हैं। वे विमान वाहक पोत पर लौटने का फैसला करते हैं। भले ही वे सही निर्देशांक की जांच करें, वे जहाज का पता लगाने में असमर्थ हैं। कमांडर विमान को हल्का करने के लिए एक बम गिराने का आदेश देता है और उन्हें सूचित करता है कि उनके पास बहुत कम ईंधन बचा है। निर्देशांकों की पुनः जांच करने के बाद वे मार्ग को सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईंधन की कमी के कारण कमांडर को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर पानी पर उतरने की तैयारी करने का आदेश देता है, चूंकि वे अभी भी दूरसंचार काम नहीं कर पा रहे हैं। डिक्सन ने ईंधन खत्म होने से पहले आपातकालीन लैंडिंग करने का फैसला किया। विमान सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरता है और डिक्सन लाइफ जैकेट पहनकर और अपने पीछे एक लाइफ बेड़ा खींचकर बाहर आता है। लेकिन उसके सैनिक इतने अच्छे नहीं हैं। उन्हें अपनी सीटों से उठने और लगभग डूबने में समस्या हो रही है। मुश्किल से अंतिम सेकंड में बच रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे विमान के डूबने से पहले आपूर्ति एकत्र नहीं कर पाएंगे। डिक्सन और जीन ने अपनी बंदूकों को भी छोड़ दिया, जिससे उनके लिए तैरना आसान हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा फंस गया। अंत में वे बेड़ा फुलाने में कामयाब रहे, हालांकि कुछ प्रयास के बाद उल्टा हो गया। वे अपने लाइफ जैकेट को एक साथ बांधकर एक हैंडल बनाते हैं और उन्हें बेड़ा के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वे बेड़ा खींच सकते हैं और पलट सकते हैं ताकि वे अंत में उस पर चढ़ सकें। उन्हें अब पता लगने का इंतजार करना होगा। अगली सुबह डिक्सन और जीन इस बारे में थोड़ी बात करते हैं कि क्या हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति ने संकेत दिया कि दूसरे ने कुछ गलत किया है। यदि कोई विमान आता है तो वे सतर्क रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह की बहस कहीं नहीं होती है। वे भाग्य में हैं, क्योंकि एक विमान कुछ घंटों बाद पास में उड़ान भरता है। लेकिन जब वे अपनी शर्ट उतार देते हैं और चिल्लाते हैं कि विमान जल्दी से निकल जाता है, तब भी यह उन्हें देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। और डिक्सन ने जोर दिया यह उनका एकमात्र मौका था कि विमान एक बॉक्स खोज पर था और अपने ट्रैक से विचलित नहीं होगा, जो उन्हें दुश्मन के इलाके में डाल देगा। यह कठोर है, लेकिन युद्ध 3 सैनिकों से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें बस एक झलक मिलती है। डिक्सन ने राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का जहाज और खुद उसका कप्तान घोषित किया, तो टोनी और जीन को उसके आदेश का पालन करना चाहिए। वे इस बात का जायजा लेते हैं कि उनकी जेब में क्या है, जो सिर्फ उपकरण और केबल जैसी विविध वस्तुओं के साथ साथ एक खाली पानी की थैली नहीं है। डिक्सन ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे अपने जूते उतार दे और उन्हें समुद्र में फेंक दे ताकि बेड़ा सुरक्षित रहे और इसे पहनने से बचा जा सके। घंटे और दिन बीत जाते हैं, क्योंकि सैनिक खुद का मनोरंजन करने के लिए अपने एकांत के कारण उदास होने से बचने का प्रयास करते हैं। वे कई विषयों के बारे में बात करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि टोनी सावधानी पूर्वक अपनी राइफल को साफ करता है, लेकिन वह जीन को भी आश्वासन देता है कि वह उसे अपनी बहन से मिलवाएगा, क्योंकि वे एक महान जोड़ी बनाते हैं। दिन के समय धूप तेज होती है, इसलिए वे धीरे धीरे कपड़ों की एक एक परत उतार देते हैं, जिससे उनकी त्वचा जल जाती है। रातें सर्द होती हैं और जब वे सोते हैं तो उन्हें 2 स्वप्नों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि वे गलती करने के अपराध बोध के साथ डूब रहे हैं, जिसने उन्हें इस परिस्थिति में पहली जगह में डाल दिया। वे एक ही समय पर नहीं सोते हैं, उनमें से एक लगातार जागता रहता है और वे बारी बारी से निरीक्षण करते हैं कि क्या वे किसी विमान या द्वीप पर आ जाते हैं। इन घड़ियों में से एक के दौरान डिक्सन ने अपने जूते में खुद को राहत देने और अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने के लिए इसे पीने का फैसला किया। एक दिन जब वे महसूस करते हैं कि एक सुंदर हवा नाव को आगे बढ़ा रही है, डिक्सन कुछ गणना करता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वे कहाँ जा रहे थे। एक मौका है कि वे कुछ द्वीपों तक पहुंचेंगे, लेकिन इसमें कई सप्ताह लगेंगे, इसलिए जीन भूख से मरने से बचने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करने का फैसला करता है। वे तार और रस्सी से एक हुक बनाते हैं और इसे समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन जो भी काटता है वह बड़ा होता है। जब वे अंततः पंक्ति के अंत को पुनः प्राप्त करते हैं, हुक चला गया है। उन्हें याद दिलाता है कि वहाँ कुछ भयावह चीजें हैं, लेकिन जीन ने कभी हार नहीं मानी। वो बस एक ताज़ा हुक बनाता है और इसे इस बार फिर से उछालता है और जब तक आवश्यक हो पानी में छोड़ देता है। अंततः गर्मी उसे मिल जाती है, इसलिए उसने अपना लाइफ जैकेट पहन लिया और ठंडा होने के लिए नाव से छलांग लगा दी। टोनी उसका पीछा करने का इरादा रखता है, लेकिन डिक्सन सलाह देता है कि वे इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक समय में एक करते हैं। वो उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि समुद्र में शार्क हैं जो जीन को वापस बेड़ा और टोनी को कूदते नहीं हैं। डिक्सन का व्यामोह उसे अपने साथियों से लगातार पूछने के लिए प्रेरित करता है कि विमान में क्या हुआ था, जैसे कि आप किसी को उनकी दुर्दशा के लिए दोषी ठहरा रहे हों। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पुरुषों के बीच तनाव बढ़ता जाता है और इसके परिणामस्वरूप उनकी स्थिति लगातार अनिश्चित होती जाती है। जैसे ही टोनी को प्यास लगने लगती है, डिक्सन उसे कुछ भी मूर्खतापूर्ण काम करने से रोकने के लिए उसे समुद्र से पीने से रोकने की कोशिश करता है। जीन कहने वाले हैं कि पीले सामान से वे और कितने जूते भर सकते हैं।
जब वह अचानक डिक्सन द्वारा बाधित होता है जो चिल्लाता है और जीतता है। उसने अपनी जेब में एक पेंसिल खोजी है जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। अब जबकि उसके पास यह जानकारी है, वह एक नक्शा बना सकता है और अपने गंतव्य का ट्रैक रख सकता है। यदि वे द्वीप तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें हवा को अपने पक्ष में रखना चाहिए। वे एक लाइफ जैकेट और कुछ रस्सी और कुछ तार से एक समुद्री लंगर बनाते हैं। इस तरह अगर हवा चलती है तो उन्हें गलत तरीके से नहीं उड़ाया जाएगा। दूसरी समस्या यह है कि वे अभी भी प्यासे हैं। जीन अन्य दो को सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करें और बारिश के लिए भगवान से कैसे पूछें, लेकिन रात के बाद तक मौसम नहीं बदलता है। पुरुष पानी की थैली में अपनी शर्ट पर जितनी बारिश पकड़ सकते हैं उतनी ही हंसते हैं। समुद्र में एक हफ्ते के बाद अपने हुक के साथ कुछ भी पकड़ने में नाकाम रहने के बाद जीन निराश हो जाता है। इसलिए उसने डिक्सन की शिकायतों को अनदेखा करते हुए और बेड़ा जीन के बारे में चिंता करते हुए अपना चाकू निकाल लिया और बड़े पैमाने पर सफल रहा। पानी में कुछ यादृच्छिक छुरा मारने के बाद उसने एक शार्क को मार डाला, जिसे वे बेड़ा पर ले आए और हाल ही में खाई गई छोटी मछलियों को खाने के लिए खोल दिया। बाद में चारे के रूप में उपयोग करने के लिए वे शार्क के मांस को अपने मोजे में रखते हैं। हालांकि इस छोटी से रात के खाने के बड़े परिणाम हैं। अन्य शौकों ने शार्क के खून को सूंघ लिया है और अब उनका पीछा कर रही है, क्योंकि वे बेड़ा साफ रखने के लिए इसे समुद्र में फेंकती रहती हैं। तो क्या एक उनिंदा जीन ने अपना हाथ पानी में डुबोया और एक रात काट लिया। सौभाग्य से वह इसे खोने से पहले इसे बाहर खींच लेता है और डिक्सन ने इसे टोनी के बंदाना में लपेट दिया, लेकिन नुकसान हो चुका है। दुर्घटना के 2 सप्ताह बीत चुके हैं और जबकि उन्होंने शार्क जैसी दूसरी मछली नहीं पकड़ी है, उनके पास अपने पानी के थैले को भरने के लिए बारिश का एक और दिन है। टोनी अपने सिर में कुछ नकारात्मक विचारों के साथ अपनी राइफल को देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उम्मीद फीकी पड़ने लगती है। जीन उसे उसी तरह से पकड़ लेता है जैसे एक पक्षी उनके बेड़ा पर उतरता है और उसे गोली मार देता है, जिससे शरीर समुद्र में गिर जाता है। डिक्सन इसे पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पक्षियों के खून ने शार्क की जिज्ञासा को भी बढ़ा दिया है। लड़कों ने इसे फायर करने की कोशिश की, लेकिन बंदूक ने डिक्सन को जितनी जल्दी हो सके तैरने के लिए मजबूर कर दिया। सौभाग्य से पकड़े जाने से पहले वह बेड़ा में वापस आ जाता है और उन्होंने अब मुझे खाने के लिए जला दिया है, जिसका वे आनंद लेते हैं। टोनी गोलियों को पानी में फेंक देता है जब उसे पता चलता है कि बंदूक अब काम नहीं कर रही है। हालांकि वह चिंतित है कि दूसरे इस कार्रवाई की व्याख्या 20वें दिन हार मानने के संकेत के रूप में कर सकते हैं, और जब डिक्सन आखिरकार आराम करने में सक्षम हो जाता है तो उसे पता चलता है कि अन्य लोग सो रहे हैं और कोई पहरा नहीं है। हालांकि जीन का कहना है कि यह प्रयास बेकार है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हवा नहीं चल रही है और द्वीपा नहीं रहे हैं। इसके अलावा उन्हें समझ में नहीं आता है कि डिक्सन ने उनकी स्थिति की गणना कैसे की होगी, क्योंकि उनका विमान लापता है और वे यह भी नहीं जानते कि उन्होंने उन्हें कहां खोजना शुरू किया। अब तक हताश जीन को लगता है कि डिक्सन विमान के लापता होने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह वही है जो बहुत चिल्लाने और कसम खाने के बाद उन्हें सीमा से बाहर ले जा रहा था। डिक्सन ने खुलासा किया कि वह कुछ दिनों पहले द्वीपों को देखने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए उनका पाठ्यक्रम बंद हो गया है और उनकी याददाश्त लौट आती है और उन्हें याद आता है कि विमान में क्या हुआ था। पता चला कि वह सो गया था। कुछ ही मिनटों का समय था, लेकिन इतना समय उनके लिए अपनी बारी चूकने के लिए पर्याप्त था। वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है, यह जानते हुए कि वह कभी भी सुधार नहीं कर पाएगा। उदास मन बेड़ा पर गिर जाता है। जीन चार्ट उठाता है और घोषणा करता है कि जब तक यह सही है, यह घर लौटने की उनकी आखिरी उम्मीद है। जब टोनी अपनी खुद की हवा बनाने के बारे में मजाक करता है, डिक्सन को एक विचार आता है। वह अपने जूते के तलवे को जीन्स के चाकू से काटता है, जिसका उपयोग वे अब 1 महीने तक पंक्तिबद्ध करने के लिए करते हैं। घटना के बाद अंत में उन्हें कुछ बारिश मिलती है, लेकिन यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह पूरी तरह से प्रचंड तूफान है। बिजली के साथ पूरा करें। लहरें शक्तिशाली और शक्तिशाली हो जाती हैं। अंत में बेड़ा पलट जाता है। लोग डूब जाते हैं और अपने कुछ उपकरण खो देते हैं, जिसमें उनके रोइंग शूज भी शामिल हैं, लेकिन बेड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे से चिपक कर और हवा की मदद से एक दूसरे को ढूंढते हैं। वे बेड़ा को वापस स्थिति में लाते हैं और उस पर कूदते हैं और तूफान बुझने तक गर्माहट के करीब आते हैं। बारिश आज सुबह बंद हो गई है, लेकिन लोग सोने के अलावा कुछ भी करने के लिए बहुत थके हुए हैं। अगली सुबह तूफान में अपना सारा सामान खो देने के बाद वे धूप में अधमरे पड़े रहते हैं। सारी आशा खो देने के बाद उनकी बातचीत निराशाजनक हो जाती है। वे चर्चा करते हैं कि यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर का क्या किया जाए। वे मजाक में कल्पना करने लगते हैं कि वे बिना चाकू के शवों को कैसे तराशेंगे और खाएंगे। कमांडर का कहना है कि यदि वे जीवित रहते हैं तो वह उन्हें संदर्भ देंगे यदि उनके वरिष्ठ कोर्ट मार्शल में उनकी बात सुनेंगे। वे आश्चर्य करते हैं कि वह किस अदालत का जिक्र कर रहा है, क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते कि विमान की स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। हालांकि वे अपने सेनापति को नहीं छोड़ेंगे।
यह सुनकर हैरोल्ड रोने लगता है। टोनी उठता है और इस उदास माहौल से थककर अपने हाथों से लौटना शुरू कर देता है और आश्वस्त हो जाता है कि अब वे हार मानने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। टोनी अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए मना लेता है। यह उन्हें इतना थका देता है कि डिक्सन वही करता है जो उसने कसम खाई थी कि वे ऐसा नहीं करेंगे। वह पानी पीता है और टोनी इतनी गहरी नींद सो जाता है कि उन्हें लगता है कि वह एक समय के लिए मर चुका है। जब जीन को दूर से कुछ हरा दिखाई देता है तो वह अपने पैरों पर कूद जाता है। अंत में उन्हें एक ऐसा द्वीप मिला जो इस बात की परवाह नहीं करने के लिए काफी हताश था कि क्या यह दुश्मन द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सैनिक अपने हाथों से तब तक लुढ़कना शुरू करते हैं जब तक कि वे किनारे की लहरों तक नहीं पहुंच जाते जो उन्हें समुद्र तट पर रास्ते के अंतिम खंड तक धकेल देते हैं। जब वे द्वीप पर आते हैं, लहरें उन्हें किनारे पर फेंक देती हैं और वे धन्य भूमि पर लेट जाते हैं। कमांडर बारीकी से देखता है और देखता है कि द्वीप जापानी नहीं है और वहाँ छोटी छोटी इमारतें हैं। उनकी नाव पर एक आखिरी नजर डालें और पास में 2 झोपड़ियों को देखकर छोड़ दें। वे डगमगाते पैरों पर वहां जाते हैं। यह आगमन 20 फरवरी को समुद्र में 34 दिनों के बाद हुआ और जब उन्हें बचाया गया तो 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। डिक्सन ने अपने चालक दल को सुरक्षा के लिए लाने के लिए नेवी क्रॉस दिया है, लेकिन वह फिर कभी एक और लड़ाकू मिशन नहीं उड़ाता है। टोनी अपनी चोटों के कारण और 1986 में जब उसकी मृत्यु हुई उसके कारण नौसेना में अपना करियर बनाने में असमर्थ है। उसकी राख समुद्र में फैली हुई है। जीन युद्ध के दौरान एक रेडियो ऑपरेटर के रूप में काम करता है और 1946 में टोनी बहन से शादी करता है। नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।